Dear students, welcome to all of you. Now we are discussing the chapter, it means topic, appointments, duration of term, it means doctrine of pleasure of civil servants, which is provided by Article 309 and 310 in Indian Constitution. अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 एवं 310 में लोक सेवकों की भर्ती एवं पदावती या प्रसाद के सिद्धांत के उपबंधों को निहित किया गया है, जिसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। अभी ऐसे आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में या कि ऐसे भी सामान्यतः किसी भी देश के देश का प्रशासन वहाँ के कुशल लोक सेवकों पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी देश या राज्य के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था सही रूप से क्रियान्वित होता है, उसमें लोक सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारे यहाँ तो संघीय शासन व्यवस्था, हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। अतः संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रशासन संबंधी नियमों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा होता है, या केंद्र का मंत्रिमंडल हो या राज्य का मंत्रिमंडल हो, उसके द्वारा सभी पॉलिसियों का निर्धारण होता है और उन पॉलिसियों का, उन नीतियों को क्रियान्वयन अर्थात पटरी पर लाने का कार्य लोक सेवकों के द्वारा अर्थात सिविल सर्वेंट्स के द्वारा की जाती है। अतः लोक सेवकों को, सिविल सर्वेंट को राजनीतिक या अन्य दबावों से स्वतंत्र रखने के लिए या निष्पक्ष रखने के लिए कि वह भय मुक्त होकर कार्य करे, इसलिए हमारे संविधान में अर्थात भारत के संविधान में आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक जो उपबंध, जो प्रावधान है, वो लोक सेवकों के नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा की शर्तें, संवैधानिक संरक्षण या अन्य समुचित नियमों को उपबंधित करने के लिए किया गया है, उसे प्रावधान स्वरूप लाया गया है। अब अनुच्छेद 300, सबसे पहले हम सबों को यह देखना है कि आर्टिकल 309 क्या कहता है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत केंद्र तथा राज्यों के विधानमंडल को केंद्र तथा राज्य के विधानमंडल को उनकी अर्थात लोक सेवकों के सेवा में, सिविल सर्वेंट की जो सेवा है, भर्ती है या नियुक्ति है की शर्तें को विनियमन करने की शक्ति प्रदान की गई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत संघ तथा राज्य के लेजिस्लेचर को, विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि लोक सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनियमन को प्रयोजित करे। किंतु जब तक इन विधानमंडलों के द्वारा या विधानमंडल के एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा अगर उक्त प्रयोजन के लिए नियम निर्धारित या विनियमन नहीं की जाती, तब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल उक्त प्रयोजन
को विनियमन करने की शक्ति को रखता है। अर्थात जब तक विधानमंडल के द्वारा लोक सेवकों के नियुक्ति संबंधी विधियों को विनियमन नहीं कर दी जाती, तब तक भारत के राष्ट्रपति या कोई किसी भी राज्य के राज्यपाल उन लोक सेवकों के विनियमन की शक्तियों को विहित करेंगे। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 309 के अधीन लोक सेवकों के भर्ती तथा सेवा शर्त का विनियमन करने की कोई अधिनियम यदि किसी मूल अधिकार को अतिक्रमण करता है, चाहे वो विधानमंडल के द्वारा अधिनियमन बनाया गया हो या राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिनियमन का प्रयोजन हुआ हो, वह यदि नागरिकों के मूल अधिकारों को अतिक्रमण करता है, तो जैसे वो मूल अधिकार कौन कौन है? आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 311 है और आर्टिकल 320 है। तो ये सभी प्रमुख मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेद के उपबंधों के विरुद्ध लोक सेवकों के भर्ती या जो उसके सेवा शर्त है उसमें विनियमन की जाती है, तो उसमें न्यायालय उस पर न्यायालय के द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा या उसे शून्य घोषित किया जाएगा। जैसे कि इस पर कुछ मामले भी आया था कि आर्टिकल 14 के तहत एक मामला आया था किशोरी मोहन लाल वर्सेज भारत संघ का मामला 1962 में आया। उसी तरह से आर्टिकल 15 के तहत एक मामला आया था जो कि ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन वर्सेज जनरल मैनेजर का मामला था जो 1960 में आया था। आर्टिकल 16 के तहत भी एक मामला देखने को मिलता है जो जनरल मैनेजर वर्सेज रंगाचारी का मामला है, जो भी 1962 में आया था। और आर्टिकल 19 से संबंधित अर्थात जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से भी उस अनुच्छेद को जानते हैं, तो आर्टिकल 19 के तहत एक के वायलेशन के संबंध में एक मामला आया था वेंकट रमन वर्सेज भारत संघ का, जो कि 1954 में आया था। तो इस तरह से जो बात आया, जो केसेज आया, चाहे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16 या आर्टिकल 19 के वायलेशन से अर्थात अतिक्रमण करने से संबंधित, उस पर न्यायालय ने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया। इन सभी मामलों को आप अगर विस्तृत रूप में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मूल अधिकारों के अतिक्रमण करने पर जो भी अधिनियमन होता है, विनियमन होता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। अब आगे है कि भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 10 कि आर्टिकल 310 में यह उपबंधित है या यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के प्रतिरक्षा सेवा हो या असैनिक सेवा हो या अखिल भारतीय सेवा से के सदस्य है अथवा संघ के अधीन वह प्रतिरक्षा से संबंधित किसी पद को अथवा किसी असैनिक पद को धारण करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह धारण करता है। अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के संबंध में अनुच्छेद 310 को बताया गया है कि उसके पदावधि की सेवा शर्तें के रूप में।
किसका? लोक सेवकों को। दूसरा है कि इसी तरह से अगर राज्य सेवकों की सदस्यगण भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, तो इससे संविधान के अनुच्छेद 310 यह स्पष्ट करता है कि कोई भी, चाहे वह प्रतिरक्षा से संबंधित अधिकार लोक सेवक हो, अधिकारी हो, या असैनिक सेवा से संबंधित अधिकारी हो, या अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस कमीशन के अधिकारी हो, वे सभी अधिकारी राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। ऐसे यह हमारे संविधान में एक जनरल रूल है, सामान्य नियम है, किंतु संविधान में कुछ अपवाद भी है जहां डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर लागू नहीं होता। लेकिन ये आपको समझना होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का सोर्स क्या है, कि प्रसाद का सिद्धांत को सामान्यतः अच्छे रूप में इसे इंग्लैंड में लागू किया गया है कि इंग्लैंड के जो संविधान में यह प्रोविजन है कि वहाँ के जो भी लोक सेवक है, सिविल सर्वेंट्स है, वे सभी वहाँ के सम्राट अथवा वहाँ के जो क्राउन है उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। सम्राट जब चाहेगा उसे पद से हटा सकता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि भारत में जो प्रसाद का सिद्धांत है अर्थात सेवा शर्तें हैं, लोक सेवकों की जो सेवा शर्तें हैं, उसमें बहुत से नियम अपवाद है, वह लागू नहीं होता है, क्योंकि कोई भी लोक सेवक को आसानी से किसी भी समय पद मुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ प्रावधान है जो कि प्रसाद के सिद्धांत को सीमित करता है, उसको लिमिटेशन में लाता है, जिसमें पहला है कि यह सिद्धांत अनुच्छेद 311 के अधीन है, अर्थात इसका प्रयोग अनुच्छेद 311 की विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 311 एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट कि लोक सेवकों के संवैधानिक संरक्षण का प्रावधान है। तो यहाँ भी कहा गया है कि प्रसाद के सिद्धांत में यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, संवैधानिक संरक्षण है, अर्थात सेवा लोक सेवकों की जो सेवा शर्त है उसमें अनुच्छेद 311 बहुत ही मजबूती प्रदान करता है, इसलिए प्रसाद के सिद्धांत को यह लिमिट करता है। दूसरा है कि प्रसाद के सिद्धांत वैसे अधिकारियों पर भी लागू नहीं होता, उसको भी सीमित होता है जो कि संवैधानिक पद पर वे अधिकारी नियुक्त होते हैं, चाहे वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो जो अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्त होते हैं, या भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश अर्थात अधिकारी होते हैं जो आर्टिकल 218 के तहत नियुक्त होते हैं, उन पर भी यह प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं होता। या दूसरा हम कहेंगे कि जैसे अटॉर्नी जनरल महालेखाकार जो आर्टिकल 148 के तहत है, उसके पार्ट 2 के तहत। दूसरा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो आर्टिकल 324 के तहत जो अधिकारी बनते हैं, नियुक्ति होता है, उस पर भी यह डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का नियम लागू नहीं होता। इसके अलावे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यगण होते हैं जो आर्टिकल 317 के तहत अनुच्छेद 317 के तहत उनकी नियुक्ति होती है, उन पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का जो प्लीजर है, जो प्रसाद का सिद्धांत है, वह पूर्ण रूप में लागू नहीं होता। और तीसरा है कि यह सिद्धांत
अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का अर्थात प्रसाद का सिद्धांत मूल अधिकारों के अधीन है। कहने का तात्पर्य कि इसका प्रयोग द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का यदि अतिक्रमण होता है तो वहां पर भी इसे लागू नहीं किया जाता। तो इसमें दो मामला आया था। पहला मामला आया था बिहार राज्य वर्सेज अब्दुल माजिद का जो मामला आया था, उसमें न्यायालय ने इस प्रसाद के सिद्धांत के आलोक में निर्णय देते हुए इसे अवैध करार दिया था। और दूसरा मामला आया था जो कि रिजाइनेशन अर्थात जो त्याग पत्र के संबंध में ऊपर बिहार राज्य के अब्दुल माजिद का मामला था, वह वेतन संबंधी मामला था जिसको आप पुस्तकों में विस्तृत रूप से देख सकते हैं। और दूसरा मामला आया जो मूल अधिकार से संबंधित था, दिनेश चंद्र वर्सेज असम राज्य का ये मामला था जो 1978 में आया था। इसमें जो रिजाइनेशन के संदर्भ में न्यायालय ने फैसला दिया और उसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर को लिमिट कर दिया, सीमित किया। इस तरह से जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का सिद्धांत हमें प्रसाद का सिद्धांत हमारे यहाँ सीमित मात्रा में लागू होता है, उतना नहीं होता जितना कि इंग्लैंड के संविधान में या इंग्लैंड में लागू होता है। अर्थात उसे भी लोक सेवकों को भी प्रोटेक्शन प्रिवेंशन मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के संविधान को या भारतीय संविधान में लोक सेवकों के नियुक्ति या भर्ती संबंधी जो सेवा शर्त है कि अथवा उसके पदावधि, जिसको हम प्रसाद के सिद्धांत अभी जो चर्चा किया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 310 के तहत विभिन्न तथ्यों को देखें। अर्थात अनुच्छेद 309 एवं 310 में जो उपबंधित किया गया है, जो भी तथ्य, जो भी प्रावधान निर्धारित की गई है, वह लोक सेवकों को अपने जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए है, लोक सेवकों को निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए है और साथ ही साथ वह निर्भय भय मुक्त होकर वह अपने कार्यों को क्रियान्वयन करे, अपने से ऊपर के अफसर से भय मुक्त रहे, जिससे कि वह सभी कार्यों को सफलीभूत ढंग से निर्वहन कर सके। इसके बाद और भी लोक सेवकों के प्रोटेक्शन के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए जो प्रावधान आर्टिकल 311 अनुच्छेद 311 में जो लोक सेवकों के संवैधानिक संरक्षण का प्रावधान है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे, उससे संबंधित कुछ मामले को भी बताएंगे। ऐसे अभी जो मैंने अनुच्छेद 309 और 310 के तहत लोक सेवकों के अपॉइंटमेंट और उसके ड्यूरेशन ऑफ जो पोस्ट एज ए कंडीशंस के विषय में जो बताया, उसको आप पुस्तकों में देखेंगे। कुछ मामले भी बताए, जैसे कि पहले आर्टिकल 14 के तहत मामला था, आर्टिकल 15 के तहत एक मामला को बताने का कार्य किया, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 के तहत भी मामले को बताया। फिर बाद में चलकर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर से संबंधित तथ्यों को बताते हुए उसमें दो मामले, एक बिहार राज्य वर्सेज अब्दुल माजिद का मामला को बताया और दूसरा जो दिनेश चंद्र वर्सेज असम राज्य का मामला बनता है, इसको आप पुस्तकों में देखेंगे और डिटेल रूप से, विस्तृत रूप से इसे समझने का प्रयास करेंगे और ध्यानपूर्वक थोड़ा पुस्तक में देखेंगे। अगले क्लास में हम लोक सेवकों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित तथ्य को बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।